मांगेराम शाम को अपनी फैक्ट्री का कामकाज निपटाकर घर आए तो पत्नी से पूछा कि आज खाने में क्या बना रही हो। पत्नी ने कहा, आप जो चाहे वो ही बना देती हूँ। मांगेराम जी ने कहा कि कई दिन से दाल चावल नहीं खाए हैं, आज तुम दाल चावल ही बना लो। पत्नी ने कहा कि अभी परसों ही तो आपने दाल चावल खाए थे। मांगेराम जी ने कहा, फिर घिया तोरी बना लो। पत्नी ने नाक मुंह टेढ़ा करते हुए कहा कि आप तो अच्छे से जानते हो कि आपके तीनों बेटे यह सब कुछ पसंद नहीं करते। मांगेराम जी ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि बहुत दिन से घर में मीट मुर्गा नहीं बना है, आज बढ़िया मसालेदार नॉनवेज खाना ही बना लो। अब पत्नी ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा कि आप तो अच्छे से जानते हैं कि मुझे नॉनवेज खाने से कितनी एलर्जी है, फिर भी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। आखिर तंग आकर मांगेराम ने कहा कि यदि कुछ नहीं बना सकती तो फिर आलू के परांठे ही बना दो। अब मांगेराम की बीवी बोली कि आप भी कभी कभी बहुत ही मजाक करने लगती हो, भला रात को परांठे कौन खाता है। आखिर में मांगेराम जी को गुस्सा होकर यह कहना पड़ा कि भूख से मेरी जान निकल रही है, अगर कुछ और समझ नहीं आता तो बैंगन का भरता ही बना दो। सुनते ही पत्नी ने कहा कि आज घर में बैंगन नहीं है। मांगेराम ने माथे पर हाथ मारा और दुखी होते हुए कहा कि तुम आज खाना रहने ही दो, मैं भूखा ही सो जाता हूँ। इनकी पत्नी ने प्यार जताते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे होते हुए तुम भूखे कैसे सो सकते हो, आप बिना खाना खाए सो नहीं सकते हैं। मांगेराम को फिर एक उम्मीद नजर आई और उन्होंने पत्नी से पूछा कि अच्छा तुम ही बताओ कि आज खाने में मुझे क्या खिलाओगी। अपने चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए पत्नी ने कहा कि घर में खाना तो वही बनेगा जो तुम कहोगे और जो तुम चाहोगे, उसके अलावा कुछ न बनेगा। पत्नी के इस व्यवहार से चिढ़ती हुई मांगेराम ने कहा, आज मैं तुमसे एक बहुत ही अच्छी और जरूरी विषय पर बात करना चाहता था, लेकिन तुमने आते ही खाने के मामले में ऐसा काम किया, मुझे ऐसा उलझा दिया कि मैं असल बात को ही भूल गया। अब पत्नी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा कि क्या फैक्ट्री में कोई दिक्कत आ रही है। मांगेराम जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा कि तुम सोच रही हो या फिर समझ रही हो। पिछले कुछ समय से मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपने सारे कारोबार की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दूँ। लेकिन इन लोगों की हरकतों को देखकर मैं यह नहीं तय कर पा रहा कि मैं कारोबार किसे सौंपूं। मेरी इतनी बड़ी मेहनत से बनाया हुआ कारोबार अच्छे तरीके से कौन सा बेटा संभाल सकता है और कौन उसकी अच्छे से देखभाल कर सकता है। मांगेराम जी इस बात को लेकर काफी परेशान थे। मांगेराम की परेशानी भरी बात सुनकर घर के एक कोने में बैठी उनकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा अगर तुम मेरी बात मानो तो अपने सबसे छोटे बेटे को तुम सारी जिम्मेदारी दे दो, बेफिक्र होकर सौंप सकते हो उसे सारी जिम्मेदारी। मांगेराम ने हैरान होकर अपनी माँ से कहा कि तुम न तो उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानती हो, न ही तुम्हें मेरी फैक्ट्री के बारे में कुछ मालूम है, फिर भी इतने विश्वास से छोटे बेटे को कैसे कह रही हो कि घर का सारा काम उसे संभाल दे और काम धंधा उसे सौंप दे। तब मांगेराम की माँ ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे तीनों बेटों ने यहाँ बरामदे में बैठकर दो दो केले खाए। तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने केले खाकर उसके छिलके सड़क के बीच में फेंक दिए। बीच वाले बेटे ने केले खाकर छिलकों को कूड़ेदान में डाल दिया था, जबकि सबसे छोटे बेटे ने अपने दोनों केले खाने के बाद उसके छिलके एक गाय को खिला दिए। तुम्हारे बेटों का यह आचरण मैंने पहले भी कई बार देखा है, बस इसलिए मुझे लगा कि इन सब में सबसे ज्यादा अधिक बुद्धिमान और समझदार तुम्हारा छोटा बेटा है, जो कि बहुत ही विचारशील और तर्कशील है।
मुझे पूरा भरोसा है कि यदि तुम अपने कामकाज की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे को सौंपते हो तो वो ही सबसे अधिक कामयाब और बुद्धिमान नेता कहलाएगा और अपनी फैक्ट्री को तरक्की पर ले जाएगा। मांगेराम ने अपनी माँ को बताया कि मेरा बड़ा बेटा किसी भी प्रकार का सामान हो उसे बेचने में बहुत चुस्त है, जबकि सबसे छोटा बेटा अभी व्यापार की इन बारीकियों को बारे में कुछ नहीं जानता। अनपढ़ लेकिन जिंदगी का तजुर्बा रखने वाली माँ ने कहा, बेटा जहाँ तक पैसे कमाने की बात है तो यह कभी मत भूलना कि आप चाहे 4 के 8 और 8 के 60 कर लो, लेकिन इससे तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होता। मेरे लिए तुम्हारे तीनों बेटे एक जैसे हैं। फिर भी यदि मैंने तुम्हारे छोटे बेटे को तुम्हारा वारिस चुनने के लिए कहा है तो उसका एक खास मकसद जरूर होगा कि जिस तरह से अलग अलग मौसम में पेड़ पौधों के रंग रूप होते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी आदमी को केवल एक बार में जाना और परखा नहीं जा सकता और उसके बारे में कोई भी राय कायम करना ठीक नहीं होता। तुम्हारे सबसे छोटे बेटे में एक अलग किस्म का हौसला और जज्बा है, एक साहस है जो उसे किसी भी मंजिल तक ले जाने से नहीं रोक सकता और वह हर मंजिल को पार कर सकता है। ये बात ठीक है कि उसे शुरू में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कठिन समय तो कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, जबकि कड़ी मेहनत करने और लगन से सदा व्यक्ति कामयाब बन सकता है। तुम उसे दूसरों से थोड़ा कम इसलिए भी आंक रही हो क्योंकि तुमने छोटे बेटे को कभी खुले में काम करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने उसके विषय को, उसके टैलेंट को जाना ही नहीं। बेटा, जिस तरह नदी के आगे से बांध हटा दिया जाए तो वह सहज होकर बहने लगती है, इसी तरह जिस दिन मेरी बात मानकर तुम अपने छोटे बेटे को अपना वारिस चुनोगे और उस दिन से उसका विकास सहज हो जाएगा। जैसे ही व्यापार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आएगी, तुम्हें भी महसूस होगा कि उसके दृष्टिकोण में संतुलन की कला के साथ उसकी सोच में एक सकारात्मकता होने लगेगी। मांगेराम जी की माता जी की दूरदृष्टि को देखकर जोली अंकल भी यही सोचते हैं कि जो आदमी काम को पूरी तैयारी, मेहनत और एक खास अंदाज में करना जानता है, असली वारिस बनने का हकदार वही जाना जाता है। पतंगे हवा में के विपरीत ही ऊंचाइयों को छूती हैं, उसके साथ नहीं। ये थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।